प्रदीप सिंह, देखिए राजनीति एक नैरेटिव से चलती है। आप गलत करते हुए भी खुद को सही भी साबित कर सकते हैं और सही करते हुए भी जनता के सामने गलत संदेश भी जा सकता है। ये आप मुझसे कहीं बेहतर जानते हैं। हम 9 सालों में देखें तो दरअसल भारतीय राजनीति का जो नैरेटिव है, जो डिस्कोर्स है, वो बीजेपी, वो पिच जो है बीजेपी सेट कर रही थी। पर क्या अब बीजेपी पिच नहीं सेट कर रही है? पिच क्या विपक्ष सेट करता दिखाई दे रहा है और बीजेपी को उस पर खेलना पड़ रहा है? क्या एक ये बदलाव भी आता दिख रहा है या टू अर्ली टू से दैट? नहीं, मुझे लगता है जो आखिर में आपने बात कही कि बहुत जल्दबाजी होगा ऐसा कहना कि विपक्ष नैरेटिव सेट कर रहा है और बीजेपी इसको फॉलो कर रही है। जो अपोजिशन का जो नया गठबंधन बना है इंडिया के नाम से, दरअसल उसमें कई इनहेरेंट कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। इनहेरेंट कॉन्ट्राडिक्शंस ये हैं वो कि जो पार्टियां इसमें शामिल हैं, दरअसल इनमें से ज़्यादातर पार्टियां ऐसी हैं जो कांग्रेस का ही जनाधार लेकर इतनी बड़ी हुई हैं। तब अब उनके सामने एक बड़ा मूल प्रश्न है कि कांग्रेस का साथ लेकर वो कांग्रेस को फिर से एंट्री का मौका दें क्या? सबको लगता है कि अगर बीजेपी को हराना है तो साथ आना पड़ेगा। विपक्ष के लिए ये पॉलिटिकल सर्वाइवल का सवाल है कि 2024 में अगर हमको पॉलिटिकली सर्वाइव करना है, रेलिवेंट बने रहना है, तो हमको एक साथ रहना होगा। लेकिन मैं इस मामले में अभी कल की जो घटना है उसको बड़ा सिग्निफिकेंट मानता हूँ। जो राहुल गांधी लालू प्रसाद यादव से मिलने गए, आपको याद होगा कि यूपीए जब बना था तो उसमें लालू प्रसाद यादव की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी और राहुल गांधी का ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जिस तरह से वो गए हैं लालू प्रसाद यादव के यहाँ स्वागत हुआ है, उसका एक ही मतलब है कि लालू प्रसाद यादव को आगे रखकर सोनिया गांधी अब राहुल गांधी की लीडरशिप को इस इंडिया में इस्टेब्लिश कराना चाहती हैं। तो उसमें कितनी सफलता मिलती है? आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा भी कि राहुल गांधी को बहुत से लोग जो इस गठबंधन में है पसंद नहीं करते, उनकी लीडरशिप को मतलब पसंद नहीं करते। क्या वो अब पसंद करने लगेंगे? क्या उन लोगों को ये दिखाई देगा कि राहुल गांधी की लीडरशिप में चलने में हमको ज़्यादा फ़ायदा है, मोदी से लड़ना ज़्यादा आसान होगा, या राहुल गांधी बनाम मोदी होने पर नुकसान होगा? ये सब आकलन अभी विपक्ष को करना है। उसके हिसाब से रणनीति बनेगी कि आगे क्या होगा। इस मामले में मुझे लगता है कि मुंबई की जो बैठक होने जा रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पिच वाले सवाल पर वहाँ कन्वीनर और अध्यक्ष की हाँ उस पर तो आते हैं। ये जो मैंने पिच वाला सवाल पूछा कि पिच कौन तैयार कर रहा है, देखिए मणिपुर को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, चर्चा होगी 8 तारीख को। तो 2018 आप जानते हैं वो तो आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात थी और 27 बार जो अविश्वास प्रस्ताव आज़ाद भारत के इतिहास में आए भी हैं, 26 तो गिर गए, एक ही सफल हुआ, वो मोरारजी देसाई के खिलाफ था। पर 2018 के मुकाबले 2023 और ये मणिपुर का मामला जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी चुप्पी भी 78 दिन के बाद तोड़ी और बीरेन सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, वो डबल इंजन सरकार डबल इंजन की ही बनी रही। प्रधानमंत्री का जवाब आने वाली राजनीति को लेकर किस तरह से प्रभावित करेगा? राजनीति का सूरत हाल क्या 8, 9, 10 पर भी आने वाले दिनों का काफी कुछ हद तक निर्भर करता है? आप इस संसद सत्र को देखिए, एक लोकसभा वाली पार्टी डिक्टेट कर रही है टर्म्स, लोकसभा का सत्र कैसे चलेगा। विपक्ष की पहले दिन से मांग थी कि पहले प्रधानमंत्री का बयान होगा मणिपुर पर, उसके बाद ही हम किसी चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन दिल्ली के विधेयक पर, दिल्ली के सेवा का जो विधेयक है उस पर लोकसभा में चर्चा हो चुकी है और कल राज्यसभा में चर्चा होनी है। तो इसलिए आप देखिए कि एजेंडा कौन सेट कर रहा है। एजेंडा सेट हुआ आम आदमी पार्टी के कारण। सबसे बड़ी पार्टी कौन है विपक्ष में? कांग्रेस पार्टी, उसको फॉलो कर रही है। तो आखिर कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी है
कि वो आम आदमी पार्टी जिसने 2 राज्य उससे छीन लिए उसके एजेंडे को फॉलो कर रही है। अब वो शर्त कहाँ गई कि पहले प्रधानमंत्री का मणिपुर पर बयान हो, उसके बाद जो है सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे। तो ये 8, 9, 10 जो अविश्वास प्रस्ताव चलेगा, देखिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कम्युनिकेशन का बड़ा महत्व होता है, सार्वजनिक जीवन में भी होता है, और सबसे अच्छा कम्युनिकेटर इस समय देश में अगर पॉलिटिक्स में कोई है तो वो है नरेंद्र मोदी। तो इसमें जो बोलेंगे, राहुल गांधी के भाषण पर जरूर सबकी नजर रहेगी, विपक्ष के लिए वो एक बड़ा एक्स फैक्टर होगा। लेकिन प्रधानमंत्री की स्पीच क्या होती है, 18 से अगर आप तुलना करें तो 18 की उनकी स्पीच का फायदा हुआ। 1996 में याद करें अटल बिहारी वाजपेयी की स्पीच, उसका उनको फायदा हुआ। तो कौन अपनी बात को ज्यादा प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचा पाता है, इसका फायदा या नुकसान होता है। मैं आपकी इस बात से पूरा इत्तेफाक रखता हूं कि बहुत ही बेहतरीन कम्युनिकेटर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन मणिपुर पर तो वो चुप्पी साधे बैठे हैं। 78 दिन बाद बोले जो बोले, या भ्रष्टाचार पर वो कहते हैं कि ये विपक्षी गठबंधन ये तो भ्रष्टाचारी है और मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की गारंटी हूं। एनसीपी को नेचुरली करप्ट पार्टी बताते हैं, 70,000 करोड़ का आरोप लगाते हैं, और फिर महाराष्ट्र का खजाना यानी कि वित्त मंत्रालय का प्रभार दे दिया जाता है अजित पवार को ही। या महंगाई की जो बात है उस पर सरकार की चुप्पी, क्या ये अब इन चीजों को एड्रेस करने का भी वक्त आ गया है जब हम वार्तालाप की बात करते हैं, कम्युनिकेशन की बात करते हैं? निश्चित रूप से देखिए, अजित पवार को महाराष्ट्र में लाना बीजेपी के साथ, मेरी नज़र में बीजेपी के लिए बड़ा सेटबैक है। जो उसका भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान था उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। उसका कोई जस्टिफिकेशन बीजेपी के पास न है न हो सकता है कि आखिर अजित पवार जिन पर इतने आरोप आप लगाते रहे, भले ही आप सफाई देते रहिए कि हमने कोई केस वापस नहीं लिया, कोई केस बंद नहीं किया, लेकिन वो उसका कोई जस्टिफिकेशन है नहीं कि आखिर अजित पवार को आप लेकर क्यों आए। तो एक उनका मुद्दा ये। दूसरा, वंशवाद का मुद्दा जो है वो, उसको बीजेपी, ये 2 मुद्दे हैं, और उसके साथ अपनी डेवलपमेंट की स्कीम्स, ये 3-4 मुद्दे, और नेशनल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद तो उसका मुद्दा कोर मुद्दा है ही। तो ये 4-5 मुद्दे हैं जो अभी आज की तारीख में दिखाई देते हैं जिनको बीजेपी लेकर चलना चाहती है। सवाल ये है कि कांग्रेस के पास या विपक्षी दलों के पास इसकी काट क्या है, इसका जवाब क्या है? ये अपने आप में अहम सवाल है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।